गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण में खाद्यान्न एवं दालें चैप्टर का नाम मैं आपको बता रही थी, जिसमें मैंने खाद्यान्न पूरा कंप्लीट कर दिया है, दालें स्टार्ट किया हुआ है। खाद्यान्न में हमने अनाज के पार्ट कितने होते हैं तो उन्हें 3 भागों में बांटा गया। अनाज कैसा है, उसे कहाँ के लोग उपयोग करते हैं, तो विश्वव्यापी है क्योंकि हर देशों के लोग अनाज का उपयोग करते हैं। फिर अनाज के बारे में मैंने बताया था कि ये 3 भागों में बटा है, ब्रान, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा क्लियर किया था कि जो ब्रान होता है सेलुलोज की प्रधानता होती है और जो एंडोस्पर्म होता है उसमें कार्ब्स की प्रधानता होती है। ऐसे मैंने आपको बताया था। और ब्रांड में मैंने बताया था 60 से लेकर 80% तक कार्बोज पाया जाता है और 11% तक या 10 से 12% कह सकते हैं प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसमें गेहूं था, चावल था, उसके बाद मक्का, उसके बाद ज्वार एवं बाजरा। इतनी चीज़ें मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए रागी भी बता दिया था, जो कि आपकी इस बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको रागी के बारे में भी बताया था। तो चलिए ज़्यादा बातें करते नहीं, दालें आपको हम पढ़ा रहे थे और दाल स्टार्ट करते हैं। तो दाल में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, जैसे दाल क्या होता है, तो किस कुल का है, तो ये भी ग्रामीणी कुल का होता है। ये जो होता है वे द्विदलीय होता है और अनाज जो होते हैं एक दलीय होते हैं। द्विदलीय क्यों कहते हैं, एक दलीय क्यों कहते हैं, मैंने ये भी बताया था कि इसकी विशेषताओं के आधार पर क्यों द्विदलीय कहते हैं और क्यों एक दलीय कहते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि प्रोटीन, जो दाल की मुख्य प्रोटीन होती है वो ग्लोब्युलिन होती है। इसमें जो है लाइसिन और थ्रियोनिन की भी प्रधानता होती है। ठीक है, पर इसमें मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन का क्या होता है, अभाव होता है। मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी। उसके बाद हमने आपको बताया था कि गरीबों का मांस किस दाल को कहते हैं, तो सोयाबीन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 40 से लेकर 43% तक क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। ये उत्तम प्रकार की प्रोटीन होती है इसमें। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। और कार्ब्स की मात्रा कितनी होती है, 55 से लेकर 60% तक। वसा कितना होता है, 1 से 2%, पर सोयाबीन में ज़्यादा होता है, 20% तक। खनिज लवण में इसमें आपको मैंने बताया था फास्फोरस, कैल्शियम और लोहा होता है। कैल्शियम को पचने में जो इसमें फाइटिन पाया जाता है इनके छिलकों में, उसमें क्या होता है, इनके अवशोषण में ये कठिनाई उत्पन्न करता है। अगर इनका अंकुरण कर देंगे, खमीरीकरण कर देंगे, तो क्या होता है, इसमें फाइटिन की मात्रा कम हो जाती है और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। और हमने आपको बताया था कि विटामिन B1 नियासिन इसमें उपस्थित होता है। B2A अल्प मात्रा में होता है और C बिल्कुल नहीं होता। इतनी चीज़ें हमने आपको बताई थी। उसके बाद हम आपको बताए थे कि दालों के विषैले तत्व, तो इसमें हीमोग्लूटिनिन, ट्रिप्सिन अवरोधक, अल्केलॉइड, साइनोजेनिक ग्लाइकोलाइड, सेपोनिन, ग्वाइट्रोजन और कैशरी दाल पाई जाती है। जैसे हीमोग्लूटिन्स और ट्रिप्सिन अवरोधक होता है, इसको जब ताप के संपर्क में ले जाएंगे तो ये समाप्त हो जाते हैं। कैसे कैसे इनकी जो है कि तत्वों को समाप्त किया जा सकता है और कैसे कैसे इनके पोषक तत्वों को बढ़ाया जा सकता है। विषैले तत्वों को समाप्त करके पोषक तत्वों को बढ़ाया जा सकता है। आज हमको आपको वो बताना है। तो यहाँ तक आपका मैंने कंप्लीट कर दिया था। स्टार्ट करना है दालों के विषैले तत्वों को हटाना। रिमूव ऑफ टॉक्सिन एजेंट ऑफ पल्सेस। तो दालों में उपस्थित विषैले तत्वों को ताप के द्वारा हटाया जा सकता है। दालों में उपस्थित विषैले तत्वों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ताप के संपर्क में लाके, ताप के द्वारा, मतलब खाना जैसे बनाते हैं दाल को पका के इसके अंदर के विषैले तत्वों को हटाया जा सकता है। ट्रिप्सिन प्रतिरोधक एवं हीमोग्लूटेनिन विष ताप के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। भिगोने, पकाने, अंकुरित करने तथा खमीरीकृत करने की प्रक्रिया में दालों की उपस्थिति सभी प्रकार के विषैले तत्व या तो नष्ट हो जाते हैं, मतलब या तो कम उनका वो हो जाता है, निष्क्रिय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, पर दालों का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है ना, वो बढ़ जाता है। तो दालों के पोषक मूल्य पर निम्न प्रक्रियाओं का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब किन प्रक्रियाओं का, ये जो ताप के, मतलब जो ये पकाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उनकी, या अंकुरण करने की प्रक्रिया, इन खमीरीकरण की प्रक्रिया, इनका दालों पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये करने से तो ये निष्क्रिय हो गए, इनके जो विषैले तत्व हैं, जैसे हीमोग्लूटिनिन्स हो गया, ट्रिप्सिन अवरोधक हो गया जिसमें अल्फा एमाइलेज और काइमोट्रिप्सिन होते हैं, ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, निष्क्रिय हो गए। लेकिन कुछ तत्व क्या हो गए, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा दिए। तो आप देख लीजिए, जैसे अंकुरित करने से क्या बढ़ जाता है, क्या इसमें हो जाता है दालों में अंतर, खमीरीकरण मतलब फर्मेंटेशन करने से क्या होता है, ये सब चीज़ें आप आगे देख लो।
तो अगला है अंकुरण, जिसे जर्मिनेशन कहते हैं। नंबर 1, दालों के अंकुरण से दालों के पौष्टिक तत्व विशेषकर विटामिन B1 व B2, नियासिन व विटामिन सी की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। दालों का जब अंकुरण करते हैं, मतलब दाल को आप, दाल का कहने का मतलब है जैसे साबुत दालें, जैसे आपने चने को भिगो दिया, स्प्राउट्स खाते हैं ना, अंकुरित जो दालें लोग खाते हैं स्प्राउट के रूप में, जैसे मूंग दाल का स्प्राउट होता है, चने का स्प्राउट होता है, जो काली वाली दाल आती है उसका स्प्राउट होता है। तो ये क्या होता है, ये स्प्राउट से क्या होता है, इसमें B1 B2 और सी की मात्रा, देखिए ऐसे तो दाल में सी नहीं होता है, लेकिन जब आप अंकुरण किए, जर्मिनेट प्रोसेस किए, मतलब उसको जमाए, उनमें अंकुर का मतलब क्या होता है, ग्रीन ग्रीन हल्के हल्के, मतलब उसमें अंकुर फूट जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, इसमें B1 B2 और B3 के साथ विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस चीज़ को आप याद रखना। अंकुरण से विटामिन सी की क्या होती है, वृद्धि होती है। किससे, अंकुरण से। इस पॉइंट को आप ज़्यादा याद रखना। B1 B2 और नियासिन तथा विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अंकुरण से कुछ विषाक्त तत्वों की मात्रा में काफ़ी कमी हो जाती है, जैसे आपने देखा था कुछ तत्व हैं जो ये आप ऊपर देख सकते हैं, जो ये सब विषैले तत्व, इनमें क्या होती है, कमी आती है। अंकुर से कार्बोज की कुछ मात्रा शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। अंकुरण से क्या होता है, कार्बोज की कुछ मात्रा शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट आता है खमीरीकरण, जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। खमीरीकरण आप समझ रहे हो, जैसे अगर आप डोसा बनाते हैं ना, तो आप दाल और चावल को, मतलब दाल और चावल का एक रेशियो लेते हैं, उसको पहले भिगोते हैं, फिर उसको पीसते हैं, पीसने के बाद जो 1-2 दिन तक उसको छोड़ते हैं, कहते हैं ना खट्टापन थोड़ा आ जाए या ये फूल जाए, तो उसके बाद डोसा अच्छा बनेगा। तो वही फर्मेंटेशन की प्रक्रिया क्या होती है, वही उनको भिगो करके 1 दिन तक क्या खट्टा करना, हल्का खट्टापन लाना या भिगोना, वही क्या होती है उसमें खमीरीकरण, और ये क्रिया बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें खट्टापन आ जाता है, और वही क्रिया क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन की कहलाती है। आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि खमीरीकरण क्या है। तो खमीरीकरण बस यही प्रोसेस होता है। खमीरीकरण की प्रक्रिया से दालों में फाइटेट की मात्रा में कमी हो जाती है। फाइटेट जो था ना, जो किसके, कैल्शियम के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता, आयरन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता, अतः दाल में उपस्थित लौह लवण भी मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण इसका अवशोषण हो जाता है। लौह लवण के अवशोषण में फाइटेट क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है खमीरीकरण प्रक्रिया से दालों की पाचनशीलता, स्वाद तथा उनके जो पोषक मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जो खमीरीकरण से क्या होता है, इसका सबसे मेन ये चीज़ होता है, इसकी पाचनशीलता में वृद्धि हो जाती है, और कुछ जो विटामिन होते हैं ना उनके, या जो नहीं होते हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जैसे विटामिन सी नहीं होता है, लेकिन जब आप फर्मेंट करते हो कोई चीज़, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है। तो खमीरीकरण प्रक्रिया से दालों की पाचनशीलता, स्वाद तथा पोषण में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है खमीरीकरण से विटामिन बी समूह तथा सी की मात्रा में अतिशय वृद्धि हो जाती है, ठीक है। खमीरीकरण से क्या होता है, जो बी ग्रुप होता है, जो विटामिन बी, जैसे B1 B2 B3, ऐसे क्या होता है, इनमें वृद्धि हो जाती है, और प्लस साथ में क्या होता है, सी, और सी की वृद्धि और कैसे हो रही थी, अंकुरण करने से, जिसे जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सोयाबीन दाल का खमीरीकरण करने से इसमें प्राणिज प्रोटीन की तरह गुण एवं पौष्टिकता उत्पन्न हो जाती है। इसमें ऑलरेडी 43 दिया है कि % प्रोटीन था, लेकिन अगर आपने इसे क्या कर दिया, या तो फर्मेंट कर दिया या तो जर्मिनेट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और बढ़ गई। तो इसकी तुलना आप जैसे प्राणिज प्रोटीन को उत्तम प्रकार की प्रोटीन के अंतर रखा जाता है ना, जो जंतुओं से हमें प्राप्त होती है, तो ये उसकी श्रेणी में आ जाता है। और वनस्पतियों की ये मतलब एक कमी कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है, 1 या 2 अमीनो एसिड्स की कमी होती है, जिससे वो उत्तम प्रोटीन के अंतर नहीं रखे जाते। तो जब इसके संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं, वो उत्तम प्रकार के प्रोटीन हो जाते हैं। फिर अगला क्या है, पकाना, कुकिंग। पकाने से दालों में उपस्थित ट्रिप्सिन प्रतिरोधक तत्व, जो कि एक विषैला पदार्थ है, नष्ट हो जाता है। आपने पढ़ा था ना, दालों में क्या था, ट्रिप्सिन इनहिबिटर था और हीमोग्लूटिनिन था। तो वो क्या होता है, जब आपने पहले भी जाना था ताप के संपर्क में आने से, ताप का मतलब क्या, जब आप उसकी कुकिंग करते हैं। पकाने से दालों में उपस्थित ट्रिप्सिन प्रतिरोधक तत्व, जो कि एक विषैला पदार्थ है, नष्ट हो जाता है, अतः ट्रिप्सिन की क्रियाशीलता कम हो जाती है, जिसके कारण दालों की पाचनशीलता एवं स्वाद में वृद्धि आती है। ट्रिप्सिन की वजह से इसके स्वाद में कमी थी, और ये डाइजेस्ट होने में मतलब प्रॉब्लम कर रहा था, आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन अगर जब आपने इसको कुकिंग कर दिया, मतलब ताप के संपर्क में ला दिया, तो ट्रिप्सिन जो क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो था क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, जिससे दाल मतलब स्वादिष्ट भी ज़्यादा हो गई, और इसको डाइजेस्ट करने में भी आसानी हो गई। नेक्स्ट है दालों एवं फलियों के प्रोटीन का स्कंदन कोगुलेट हो जाता है,
अतः खाने योग्य हो जाती है तथा आसानी से पच जाती है। देखिए, प्रोटीन का एक गुण होता है कि इसमें जमने की क्षमता होती है। जैसे आप ब्लड को ले लो, अगर आपका हाथ कटता है तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद देखिए ब्लड जम जाता है। हाँ, जैसे एग है, एग को अगर आपने, वैसे देखो लिक्विड फॉर्म में एग को फोड़ो तो पूरा लिक्विड होता है, जेली टाइप का। लेकिन अगर आप उसको देखो ताप के संपर्क में, मतलब जब बॉयल करते हैं तो क्या हो जाता है, वो जम जाता है। तो इसमें क्या कोगुलेशन की क्वालिटी होती है। तो वही लिखा है कि दालों एवं फलियों के प्रोटीन का क्या स्कंदन हो जाता है, जो खाने में क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है और आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, दालों को खुले बर्तन में नहीं पकाना चाहिए। खुले बर्तन में पकाना, कोई खाना खुले बर्तन में नहीं पकाना चाहिए, आपको पहले ही बताया है। उससे क्या होती है, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है, पानी के साथ क्या होते हैं, पोषक तत्व तो बह जाते हैं। इसलिए कहा क्या गया, प्रेशर कुकर में मतलब खाने को पकाना चाहिए। ठीक है, इनसे क्या होता है, B1 का नाश हो जाता है, अर्थात दालों को प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए। नेक्स्ट है, दालों को पकाते समय खाने वाले सोडे का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो बी ग्रुप के जितने भी विटामिन होते हैं ना, सबका नाश होता है। जो सोडा होता है, खाने वाला सोडा, अगर आप उसको दाल में डालते हैं, लोग देखिए डोसा बनाते हैं तो डालते हैं फूलने के लिए, फर्मेंटेड क्रिया क्या करता है और मतलब एक्टिव कर देता है। लेकिन उसको डालने से उसकी एक हानि है कि क्या होता है, जो बी ग्रुप समूह होता है विटामिन बी का, वो उसका क्या होता है, पूरी तरह से वो नाश हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, दालों को पकाने हेतु कम से कम समय का प्रयोग उचित है, अन्यथा दालों की प्रोटीन की गुणवत्ता लाइसिन अमीनो अम्ल के नष्ट हो जाने से कम हो जाती है। दालों को कहने का मतलब है ना कि ज़्यादा टाइम तक नहीं पकाना चाहिए, उससे क्या होता है, जो लाइसिन नाम की एमिनो एसिड होती है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए देखिए, दाल को पकाने से पहले क्या किया जाता है, उसको कुछ देर तक भिगोया जाता है। इससे क्या लाभ होता है, दाल आसानी से पक जाती है और आपके ईंधन की भी बचत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, दालों को पकाते समय यदि थोड़ी सी मात्रा में वसा या घी डाल दिया जाता है, तो ये तो सबको पता है कि अगर आपने दाल पकाना है तो अगर आप उसमें थोड़ा सा वसा या तेल डाल दो या हल्का सा घी डाल दो, तो इससे क्या होता है, वो जल्दी पकते हैं और स्टार्च का जेलीकरण होता है। और एक चीज़ और है, ये जो सीटी बेसिल लगाओ तो जो बाहर निकलता है ना सीटी के साथ, जब सीटी देता है कुकर, वो चीज़ मतलब बाहर नहीं फेंकता है। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीकॉर्टिकेशन कहते हैं। जैसे फोर्टिफिकेशन होता है, वैसे ही डीकॉर्टिकेशन लिखा हुआ है। तो देखो, ये डीकॉर्टिकेशन होता क्या है, तो जो दालों के ऊपर के छिलके होते हैं ना, दाल पे छिलके लगे होते हैं, साबुत दाल पे छिलके होते ही हैं, तो जब आप उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हटाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डीकॉर्टिकेशन कहलाती है। और उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एक चीज़ है, कॉर्टिकेशन डीकॉर्टिकेशन करने से मतलब हास होता है, दाल में जो अंकुर होता है, जर्मिनेट क्रॉप जो करता है, वो क्या होता है, उसका क्या होता है, उसके साथ थायमिन की मात्रा चली जाती है। ठीक है, यद्यपि संपूर्ण संपूर्ण दाल तुलना में दाल मोगर का भोज्य मूल्य कम हो जाता है, परंतु पाचन क्षमता बढ़ जाती है। मतलब कहने का है कि अगर दाल के साथ छिलका लगा रहता तो उसमें फाइटेट अम्ल होता है ना, आप जान रहे थे ना। तो जब आप दाल को छिलके के साथ उपयोग करोगे तो उस कैल्शियम के, लौह के, मतलब आयरन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर रही थी, तो दाल भी देरी से मतलब डाइजेस्ट होती है। लेकिन अगर आप दाल के छिलके को हटा दोगे तो दाल तो आराम से, जैसे आपको डाइजेस्ट होने में आराम हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होती है, थायमिन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि जस्ट छिलके में के नीचे ही क्या होता है, थायमिन पाया जाता है। ठीक है, बिना छिलके वाली दालों को लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जाता है। और आपको बता दें, इस प्रक्रिया, दाल से छिलके को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डीकॉर्टिकेशन कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखना। नेक्स्ट है भिगोना। दालों को 6 से 8 घंटे तक भिगोने से उसमें फाइटिक अम्ल की मात्रा में कमी हो जाती है। मैंने आपको कई बार बता दिया, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है, दालों के प्रोटीन सांद्र पदार्थ। ये जो दिया है प्रोटीन सांद्र ना, ये जानते हैं, ये जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं उनके कुपोषण को दूर करने के लिए और दालों का जैविक मूल्य बढ़ाने के लिए उसमें सांद्रता करते हैं, मतलब उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। सांद्र मतलब गाढ़ा, करते हैं ना, कंसंट्रेट करते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ कि दालों का प्रोटीन अलग कर उसका सांद्रण किया जाता है, जिसके कारण इसकी पाचनशीलता एवं जैविक मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अतः दाल श्रेष्ठ गुण वाली हो जाती है। ऐसे प्रोटीन सांद्र पदार्थों से प्रोटीन कुपोषण की समस्या का समाधान किया था। देखिए, ये अक्सर किस में होता है, तो ये बच्चों में होता है। ठीक है, तो उसकी समस्या को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। दालों का आहार में उपयोग तथा महत्व, मतलब कहने का है कि दालों का आहार, आपने अपने डाइट में दाल का मतलब उपयोग किया है, दाल को समावेशित किया अपने डाइट में, तो क्यों किया है, कुछ ध्यान में रखकर कुछ इसका अच्छा उपयोग होगा, इसके कुछ महत्व होंगे, उसी के आधार पर दालों को अपनी डाइट में आपने इंक्लूड किया होगा ना। तो आपने अपने आहार में दालों को निम्नलिखित वजह से ही इंक्लूड किया है। देखिए, नंबर 1 क्या दिया है,
दालों का प्रयोग हम सभी रोज करते हैं, परंतु निम्न आर्थिक वर्ग के लोग प्रतिदिन अन्य भोजन में दालों का उपयोग नहीं कर पाते। मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वे दाल का उपयोग रोज नहीं कर पाते और क्या होता है, प्रोटीन कुपोषण के शिकार होते हैं। और आपको बता दें, प्रोटीन से संबंधित अगर प्रोटीन की कमी होती है तो एक तो क्वाशियोकर होता है और एक क्या होता है, मेरास्मस होता है। क्वाशियोकर में क्या होता है कि बॉडी में ओनली प्रोटीन की कमी होती है, और जब मेरास्मस होता है तो प्रोटीन के साथ कैलोरी की कमी भी हो जाती है। तो जब आपको प्रोटीन की कमी होती है तो ये तो उतना घातक नहीं, लेकिन जब ये मेरास्मस है ना, ये इसकी स्टेज बिगड़ गई तो ये ज़्यादा घातक है। प्रोटीन में क्या, जब क्वाशियोकर में क्या होता है, बॉडी फूल जाती है, ओडिमा हो जाता है बॉडी में। और मेरास्मस में क्या होता है, आपकी बॉडी एकदम सिकुड़ सी जाती, जैसे मंकी फेस, छोटे बच्चों को देखिए ज़्यादा, जैसे मतलब वैसे हो जाते जैसे एकदम बस हड्डी हड्डी बॉडी दिखती है। तो वही दोनों में अंतर है। पोषण विज्ञानियों के अनुसार एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना 70 से 80 ग्राम तक दाल खानी चाहिए, लेकिन सभी को इतना नसीब नहीं हो पाता। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो उनको कितना 3 से 35 ग्राम भी दाल रोज ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है, उनके लिए दाल को कहा गया है कि एक डे ड्रीम की तरह, मतलब दिवा स्वप्न की तरह है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। नंबर 3 है, बालकों में प्रोटीन के अभाव से क्वाशियोकर तथा मेरास्मस रोग होता है। देखिए ये जो ये होता है ना, क्वाशियोकर और मेरास्मस, ये अक्सर बच्चों में होता है। और इन दोनों का अंतर है कि क्वाशियोकर में ओनली प्रोटीन की कमी से होता है, मेरास्मस में क्या होता है, प्रोटीन के साथ कैलोरी जो ऊर्जा होती है ना उसका भी ह्रास आता है, तो मेरास्मस हो जाता है। जब क्वाशियोकर लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो भाई कैलोरी की तो कमी हो ही जाएगी। इन्हें चने की दाल तथा मूंगफली का मिश्रण खिलाने से रोग में जल्दी सुधार किया जाता है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। आपको पता है शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से विकास होता है, बाल्यावस्था में भी होता है, और ये क्या होती है, बढ़ने वाली एज होती है। किशोरावस्था में आपकी क्या होते हैं, अंग क्या सुदृढ़ होते हैं, कुछ नए हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, नई नई प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी को प्रोटीन की मांग बढ़ेगी ना, क्योंकि देखिए प्रोटीन क्या होता है, जो सेल होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है, और सेल से एक पूरी बॉडी का निर्माण होता है। जैसे सेल हो गए, कोशिका से ऊतक, ऊतक से पर्टिकुलर एक अंग, अंग से अंगतंत्र, ऐसे बनता है ना, एक ऑर्गन बनता है, फिर उसके बाद पूरी बॉडी बन जाती है। तो जब छोटी सेल, जैसे एक ईंट का निर्माण मिट्टी से होता है, पूरा बंगला बन जाता है, वैसे ही एक कोशिका का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। तो जब प्रोटीन की जब कोशिका जल्दी जल्दी मतलब उसमें द्विगुणन हो रहा है, उसका मतलब क्या बोलते हैं, वृद्धि हो रहा है, तो आपको प्रोटीन, तभी तो प्रोटीन को कहते हैं कि निर्माणात्मक तत्व है। सेल की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन की मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, दालों का प्रयोग यदि अनाजों के साथ किया जाए तो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल की पूर्ति हो जाती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पीछे अनाज के बारे में आपको बढ़िया से बताई थी। अनाज में किस प्रोटीन का अभाव होता है, अमीनो एसिड का, तो आपको पता है कि लाइसिन और थ्रियोनिन का अभाव था। ठीक है, गेहूं में अभाव था ना, लेकिन आपको पता है दाल में इसकी प्रचुरता होती है, बहुत मतलब अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। तो चावल में कमी है, मान लो मैं एक चावल या गेहूं, दाल, रोटी का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, और दाल में इसकी ज़्यादा मतलब ज़्यादा है ये, तो अगर आप दोनों को एक साथ खाएंगे तो जो इसमें कमी रहेगी इसके साथ पूर्त हो जाएगी ना उस चीज़ की। तो वही कहने का मतलब है, अनाजों को दालों के साथ खाना चाहिए। और पता है, दाल और चावल खाने के बाद दोनों में जितना मतलब उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है, पोषण मूल्य दूध के बराबर हो जाता है। दूध में जितने प्रतिशत प्रोटीन से मतलब जैविक मूल्य जितना दूध का होता है, उतना जैविक मूल्य दाल और चावल को मिक्स करने के बाद हो जाता है। वृद्धावस्था में शरीर के कोशों में टूट फूट अधिक तथा निर्माण क्रिया कम होती है। सही बात है, वृद्धावस्था में क्या होता है, टूट फूट ज़्यादा होता है और निर्माण क्रिया नहीं होती, अतः प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए वृद्धों के आहार में पर्याप्त मात्रा में दाल, फलियां, मूंगफली सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, दाल का आहार में उपयोग और महत्व क्या है। नेक्स्ट है, दालों का उपयोग, यूज़ ऑफ पल्सेस। तो देखिए नंबर 1 दिया, अनाजों के साथ दाल को मिलाकर पकाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जैसे इडली, डोसा, खिचड़ी, नमकीन, दलिया आदि। ठीक है, नंबर 2 दिया है, चने को भूनकर व पीसकर सत्तू तैयार किया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं, और जो प्रोटीन कुपोषणता, मधुमेह, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, दाल को उबालकर तथा छौंक लगाकर आप तलर रूप में उपयोग करते हैं। दालों की थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब्जियां डालकर पकाने से, सभी विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है और पौष्टिक मूल्य भी ज़्यादा था, क्योंकि उसमें क्या होता है, विटामिन्स होते हैं, बहुत प्रकार के खनिज लवण मिनरल्स होते हैं, इसमें प्रोटीन था, तो भाई न्यूट्रिटिव वैल्यू तो बढ़ ही जाएगी।
दालों में चने को पीसकर बेसन बनाया जाता है। इससे चने से कचौड़ी, पकौड़ी, खमण, बेसन की बर्फी, लड्डू, हलवा आदि बनाए जाते हैं। मतलब चने की बात की है। गीली पिसी दाल से पकौड़ी, कढ़ी, बड़ी, आलू बड़ा, आलू चॉप आदि बनाया जाता है। फलियों को अंकुरित करके उन्हें कच्चा अथवा भूनकर खाया जाता है। जैसे स्प्राउट, कच्चा खाए तो कहते हैं ना, अंकुरित किए हुए स्प्राउट है, वही चीज़ है। चने को भूनकर भुने चावल या मूंगफली के साथ मिलाकर लड्डू बनाते हैं अथवा इसे मिलाकर खाते हैं। गुड़ की चाशनी में, मतलब क्या क्या इसे क्या क्या जैसे डिशेस बनती है उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट आता है सोयाबीन। सोयाबीन पढ़ाने से पहले मैं आपको भी एक वीडियो दी थी जिसमें टोफू और पनीर में क्या अंतर, दूध के पनीर और सोयाबीन के पनीर के बारे में वैसे मैंने आपको उसमें एक वीडियो अपलोड करी थी। आप उस वीडियो को देख लेना कि टोफू क्या होता है, क्योंकि सोयाबीन से एक पनीर का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं, सोयाबीन की पनीर को टोफू कहते हैं। एक इसमें टेम्पे है, सोयाबीन से टेम्पे बनता है। तो टेम्पे के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या होता है। ये फर्मेंटेड करके बनाया जाता है। और जानते हैं किस चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, किसके बदले में दिया जाता है। जैसे बहुत लोग जो वैगन डाइट पे हो जाते हैं, मतलब बस शाकाहारी भोजन खाते हैं, मीट वगैरह छोड़ देते हैं, तो वो तो पहले खाते थे तो उनको तो उस चीज़ की तलब होगी, तो उसकी अपनी इच्छा को सेटिस्फैक्शन के लिए आजकल एक टेम्पे चला है जो किसके मांस का एक सब्स्टिट्यूट है, उसके बदले में दिया जा सकता है। ठीक है, वैसे ही टेस्ट आता है और वैसे ही उसकी क्वालिटी हो जाती है। तो सोयाबीन से टेम्पे बनता है और टोफू उसके पनीर को कहते हैं। मैं आपके ज्ञान के लिए बता दी, आगे वही चीज़ आपको मिलेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। सोयाबीन दाल के अंतर्गत ही आता है। सोयाबीन दाल के अंतर्गत ही आता है। अब आप सोचेंगे क्यों आता है, क्योंकि ये द्विदलीय है ना। जब आप इसको मतलब चक्की के नीचे जाता है या ऐसे हाथ से अंकुर करने के बाद ऐसे उसको दबाओगे, मसलोगे तो क्या होगा, दो भाग में बट जाएगा। तो ये क्या होता है, दाल के अंतर्गत आता है। इसमें अच्छी प्रोटीन की मात्रा होती है जैसे दालों में होती है। ठीक है, इसे गरीबों का मांस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे मांस में उत्तम प्रकार की प्रोटीन की प्राप्ति होती है, वैसे सोयाबीन से भी उत्तम प्रकार की प्रोटीन की प्राप्ति होती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है जिसे राम उर्द भी कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट इन्वर्टेड कामा में है, आप ध्यान देना कि राम उर्द किसे कहा जाता है। तो सोयाबीन का अन्य नाम क्या है, राम उर्द भी है। इसमें सर्वाधिक प्रोटीन 43% होती है। इसमें वसा की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, 20%। सब प्रोटीन की मात्रा 43% और वसा की मात्रा कितनी, 20%। अतः इससे तेल भी निकाला जाता है। सोयाबीन का तेल बनता है, जैसे फॉर्च्यून ऑयल होता है जो आजकल ये ऑयल होते हैं सरसों के तेल के अलावा। देखिए सोयाबीन का भी ऑयल होता है, कहते हैं कि हार्ट के जो पेशेंट है उनके लिए ये अच्छा होता है। जैसे हम लोग मानते हैं मक्खन खाने से हार्ट में जो ब्लॉकेज आती है पाइपों में, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तो वो चीज़ नहीं। तो सोयाबीन का तेल बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वसा की मात्रा अधिक होती है। कितने प्रतिशत, 20%। अतः इससे तेल भी निकाला जाता है तथा इससे इसकी खल्ली को सोयाबीन की बड़ी के रूप में, जो आप न्यूट्रिएंट्स खाते हैं ना छोटे छोटे, जो बड़ी के रूप में सब्जियां जिसकी बनती हैं, उसके रूप में भी खाने में प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन अधिक पौष्टिक होता है। इसमें मांस की अपेक्षा दुगनी तथा अंडे एवं अन्य अनाजों की अपेक्षा 4 गुना प्रोटीन होता है। इसका प्रोटीन भी उत्कृष्ट प्रकार का होता है। अतः बालकों, धात्री माता का मतलब क्या होता है, लैक्टेटिंग मदर, जो क्या होता है, फीड कराती है, बच्चे को अपना दूध देती है, उनको धात्री माता कहते हैं। और को प्रोटीन कुपोषण से बचाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। सोयाबीन का जन्म स्थल चीन माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सोयाबीन का जन्म स्थल कहाँ है, तो चीन है। राम उर्द, मतलब सोयाबीन को और किस नाम से जाना जाता है, तो राम उर्द से जाना जाता है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, तो 43% प्रोटीन होती है। सोयाबीन में वसा की कितनी मात्रा होती है, तो 20% होती है। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। वहीं से यह भारत तथा अन्य देशों में आया। भारत में इसकी खेती अधिकांशतः कुमायूं प्रदेश में होती है। यह उत्तरी कुमायूं प्रदेश में निर्धन तथा मध्यम वर्ग के लोगों का मुख्य आहार है। भारत में सफ़ेद और काली प्रकार की सोयाबीन उत्पादित होती है। इसका दाना छोटा, चिकना एवं चपटा होता है। अब आप सोचेंगे ना सोयाबीन कैसा दिखता है, आप बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं अगर जानते होंगे तो मैंने पीछे का एक वीडियो डाली हुई है टोफू पनीर करके, आप देख लेना। सोयाबीन होता है, कैसे पनीर बनाई जाती है, सब चीज़ें उसके बारे में मैंने इसी आपकी नॉलेज के लिए वो वीडियो मैंने अपलोड करी है, एक आपके ज्ञान के लिए कि टोफू होता क्या है। दिया सोयाबीन उत्पादित होता है। इसका दाना छोटा, चिकना, चपटा होता है तथा इसके बीच में एक सफ़ेद बिंदु होता है। आजकल सोयाबीन का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। सोयाबीन का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है। सोयाबीन का दूध, सोयाबीन मिल्क, सोयाबीन से क्या किया जाता है, दूध भी तैयार किया जाता है। उसको पीस के, उसको बॉयल करके, छान के दूध बनाया जाता है।
इससे दूध तैयार करने हेतु सोयाबीन को पहले पानी में 24 घंटे तक भिगोते हैं। इसका ऊपरी छिलका हस्क मुलायम हो जाता है। इस बाहरी आवरण छिलकों को हटा देते हैं। तत्पश्चात क्या करते हैं, बारीक महीन पीस लेते हैं। फिर इसे स्वच्छ महीन सफ़ेद मलमल के कपड़े से छानते हैं। 14 पाउंड दबाव पर इसे 30 मिनट तक गर्म करते हैं, ताकि इसमें जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर थे ना, जो विषैले तत्व थे, आप समझ रहे होंगे जो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि दाल के विषैले तत्व क्या हैं। तो जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इस दूध से दूध का पाउडर बनाया जाता है। सोयाबीन का दूध प्रोटीन कुपोषित बालकों के लिए उत्तम आहार है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो सोयाबीन का दूध होता है वो जो पेम से या क्वाशुएकर मेरास्मस जो हो जाता है जिन बच्चों को, उनके लिए क्या है, ये बहुत अच्छा होता है। सोयाबीन के दूध में गाय के दूध की अपेक्षा 1/6 मतलब इनकी अपेक्षा अधिक 1/6 कैल्शियम होता है, 2/3 प्रोटीन तथा 1/3 वसा का अंश होता है। अब आपने क्या पढ़ा, सोयाबीन पढ़ा। सोयाबीन को किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे राम उर्द के नाम से जानते हैं। इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो चाइना से हुआ। मक्के का कहाँ से हुआ, आप बताना। इसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, तो 43% होती है। वसा कितनी होती है, 20% होती है। ठीक है। सोयाबीन का दूध कैसे बनता है, तो आपको मैंने बता दिया कैसे बनते हैं। और फिर उसे उबालने से क्या फ़ायदा होता है, तो जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सोयाबीन का दूध उपयोग किसके लिए होता है, तो जो पेम या क्वाशुएकर या मेरास्मस से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोग होता है। इसमें 1/6 कैल्शियम, 2/3 प्रोटीन तथा 1/3 वसा का अंश होता है। सोयाबीन का तेल, सोयाबीन ऑयल, मशीन की सहायता से सोयाबीन का तेल निकाला था। इसमें वसा होती है 20%। तो जैसे सरसों का तेल निकाला था, उसी तरह जैसे मूंगफली का तेल आप निकालते हैं, जैसे और चीज़ों का तेल निकालते हैं, वैसे ही आप क्या करेंगे, सोयाबीन का भी तेल निकालेंगे। यह तेल मूंगफली के तेल से अधिक पौष्टिक होता है। देखिए ये तेल क्या होता है, मूंगफली के तेल से अधिक पौष्टिक होता है। और तेल और वसा में मैं आपको अंतर बता देती हूँ कि वो वसा क्या होती है, संतृप्त होती है, और तेल असंतृप्त होता है। जो भी वसा 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जमती नहीं है, उनको तेल की श्रेणी में रखा जाता है, या कह सकते हैं असंतृप्त वसा की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। जैसे ठंडियों में देखिए घी जम गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो संतृप्त है, क्योंकि क्या वो जम गया। लेकिन क्या तेल भी जमता है, नहीं जमता है। तो यही चीज़ है कि तेल किसके अंदर है, असंतृप्त है। तो मूंगफली का तेल अच्छा होता है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसीय अम्लों, देखिए आगे लिखा हुआ कि असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। आजकल सोयाबीन के तेल का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। सोयाबीन दाल, आपने आप दूध पढ़ा, अब आप तेल पढ़े, आप दाल पढ़िए। दाल के रूप में भी सोयाबीन का उपयोग किया जाता है। सोयाबीन की बड़ी, जो न्यूट्रीनिगेट आप खाते हैं, मार्केट से लाते, बड़ी होती है, गोल गोल सब्जियों में, तहरी वगैरह बनाने में डालते हैं, तो उस नाम से बाज़ार में मिलता है। इसकी बड़ी किस नाम से, न्यूट्रीनिगेट के नाम से मार्केट में मिलती है। इसका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है या खाने में स्वादिष्ट होती है। इतनी चीज़ आपने जान ली। नेक्स्ट नंबर आता है सोयाबीन का आटा। सोयाबीन फ्लावर, केवल सोयाबीन के आटे से बनी रोटी का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, वनली सोयाबीन का आटा पीस के इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसको आप क्या करते हैं, मिला करके, जैसे गेहूं के साथ, जौ के साथ, मक्के के आटे के, सबके साथ मिक्स करके इसका प्रयोग किया जाता है। बल्कि इसे गेहूं के आटे के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। 10 किलो गेहूं में 2 किलो सोयाबीन मिलाते हैं। देखिए कितना, 10 किलो अगर गेहूं है तो 2 किलो सोयाबीन मिलाते हैं। प्रोटीन की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। ठीक है। सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स पाई जाती हैं, जो अपचनशील होती हैं। अतः आटे में पिसवाने से पहले इसे पानी में भिगोकर, उबालकर, सुखाकर तब पिसवाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो सोयाबीन में जो विषैले तत्व होते हैं, सोयाबीन में पाए जाते हैं, उनको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, पहले उसको धुलना चाहिए, भिगोना चाहिए, फिर उबालना चाहिए, फिर सुखाना चाहिए, उसके बाद पिसवाना चाहिए। उससे क्या होगा, इसकी पाचनशीलता बढ़ जाएगी, नहीं तो ये पचने में मुश्किल होगी इनकी रोटियाँ। बेसन में सोयाबीन मिलाकर पकौड़ी बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त केक, बिस्किट, पेस्ट्री भी बनाए जाते हैं। इतनी चीज़ें आप समझ गए। नेक्स्ट है सोयाबीन की सूजी। सोयाबीन की सूजी यहाँ पे लिखा है। सोयाबीन से सूजी भी बनाई जाती है, या इससे कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन एवं मिठाई भी बनाई जाती है। सोयाबीन का पनीर, सोयाबीन से पनीर बनाया जाता है, दक्षिण, जिसे ही क्या कहते हैं, टोफू कहते हैं। और हमने एक पिछले बताया ना, आपको एक वीडियो अपलोड करी हुई है, आप टोफू के लिए उस वीडियो को देख लेना। आपको क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। दक्षिण में कुन्नूर में स्थित भोज्य अनुसंधान में सोयाबीन पर अनेक प्रयोग हुए थे तथा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ तैयार किए गए थे। पाश्चात्य देशों में सोयाबीन का बिस्किट, केक, डबल रोटी, पाव रोटी
खाने में प्रयुक्त किया जाता है। सोयाबीन के पौष्टिक मूल्य, आपने क्या पढ़ा, सोयाबीन कहाँ मिलती है, सोयाबीन कहाँ उत्पाद मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ, कितने प्रतिशत इसमें वसा पाई जाती है, कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, इसे और किस नाम से जानते हैं, इससे क्या बनता है, तो दूध बनता है, तेल बनता है, दाल बनता है और आटा बनता है, सूजी बनती है और विभिन्न प्रकार के इससे मतलब खाने वाली चीज़ें बनाई जाती है। अब इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू देखिए क्या होता है, तो प्रोटीन वनस्पति स्रोतों से प्राप्त सभी भोज्य पदार्थ की अपेक्षा सोयाबीन में सबसे अधिक होती है। जो प्रोटीन वनस्पति मतलब प्लांट से प्राप्त होते हैं, प्लांट सोर्स जिस प्रोटीन के मतलब देने के स्रोत हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन किस में मिलता है, तो सोयाबीन में मिलता है, जिस 43% प्रोटीन मिलता है और इसे इसीलिए गरीबों का मांस कहते हैं। साथ ही प्रोटीन का उत्कृष्ट प्रकार भी इसमें होता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अम्ल उपस्थित रहता है। इसमें मिथ्योनिन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। किस किस प्रोटीन की मात्रा, किस एमिनो एसिड की मात्रा कम होती है, तो आप कह सकते हैं मिथ्योनिन की मात्रा इसमें कम होती है। इसका जैविक मूल्य क्या होता है, मूल्य अधिक होता है। जो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है ना सोयाबीन में प्रोटीनों की, एमिनो एसिड्स की, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अधिक है। सोयाबीन में मुख्य 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। सोयाबीन की मुख्य कितने प्रोटीन होती है, 3। और आपने ऐसे दाल पढ़ा था, तो दाल में आपने कौन सी प्रोटीन पढ़ी, कौन सी सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी प्रोटीन आपने देखी थी कि दालों में सबसे ज़्यादा होती है, तो आपके ज्ञान के लिए हम आपको दिखा दे रहे हैं दालों में कौन सी प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन की मात्रा देखिए अधिक थी, थोड़ी मात्रा में एल्बुमिन भी था। अब आप सोयाबीन में देख लो तो ग्लाइसिनिन, लेग्यूमिलिन तथा फैसियोलिन, ये 3 प्रोटीन क्या होता है इसमें सोयाबीन में पाया जाता है। नंबर 1 ग्लाइसिनिन जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सोयाबीन में कौन सी प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आप बताएंगे ग्लाइसिनिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सेकेंड नंबर पे लेग्यूमेलिन होता है, उसके बाद क्या होता है, फैसियोलिन होता है। विटामिन आप देख लो, सोयाबीन में विटामिन ए एवं राइबोफ्लेविन पाया जाता है। सोयाबीन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए भी पाया जाता है सोयाबीन में, ठीक है। और क्या, राइबोफ्लेविन पाया जाता है, मतलब B2 पाया जाता है। सोयाबीन में विटामिन सी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, देख लीजिए सोयाबीन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जो आप कहते हैं ना जर्मिनेट करवा देते, जब आप अंकुर कर देते या फर्मेंटेट कर देते तो इसकी मात्रा बढ़ जाती, मतलब उत्पन्न हो जाता है उसमें विटामिन सी। वसा या फैट, सोयाबीन में 17 से 20% तक वसा पाता है, इसीलिए इसका क्या बनाया, तेल निकाला जाता है, ठीक है, आपको पता है, इसीलिए इसका तेल निकाला जाता है। वसा की अधिकता से सोयाबीन का पोषण मूल्य बढ़ जाता है। विटामिन, सोयाबीन में विटामिन B1 B2 तथा B3 पाया जाता है, मतलब B1 B2 और B3 पाया जाता है। अब आप देख लो खनिज लवण क्या क्या सोयाबीन में पाया जाता है, मिनरल्स, तो इसमें फास्फोरस, कैल्शियम और लोहे की क्या होती है, प्रचुर मात्रा होती है। सोयाबीन की पाचनशीलता कम होती है, क्यों कम होती है, ट्रिप्सिन जो इनहिबिटर होते हैं ना उन्हीं के कारण। सोयाबीन को अंकुरित अवस्था में बिना पकाकर खाने से नाड़ी तथा मांसपेशी संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आप इसे बिना पकाए हुए खाओगे तो आपकी जो नर्वस सिस्टम है ना, इससे संबंधित क्या हो जाएगी, विकार और मांस मसल से संबंधित दोष उत्पन्न हो जाएंगे या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो पाया जाता है। अतः इसे पकाकर खाना आवश्यक है। ताप के प्रभाव से इसकी विषाक्तता, टॉक्सिटी कम हो जाती है। इसीलिए क्यों क्यों कम होती है, क्योंकि जो इसमें विषैले तत्व हैं उन वो ह्रास हो जाता है, वो ह्रास उनका नष्ट हो जाते हैं वो, तो इसलिए इसकी पाचन इसकी जो मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू है बढ़ जाती है, या ये अच्छा पाचनशीलता इसकी बढ़ जाती है आप कह सकते हैं, और विषाक्त तत्वों का ह्रास हो जाता है। सोयाबीन के अधिक लोकप्रिय न होने का कारण यह है कि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है जो अरुचिकर होती है। इस गंध को रासायनिक विधियों से नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सोयाबीन से बने कुछ विशेष भोज्य पदार्थ, आजकल सोयाबीन का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। प्रोटीन, कैलोरी को पोषण से बचाव हेतु प्रोटीन समृद्ध भोज्य पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है। सोयाबीन से बने कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ हैं, उसमें नंबर 1 पे क्या है, सोयाबीन का दूध, जो आपको मैंने बताया भिगो करके दूध बनता है। सोयाबीन की दही भी बनती है, सोयाबीन का पेस्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। सोयाबीन की नॉटी जिसे न्यूट्रीनेट कह रहे थे आप, सोयाबीन टेम्पे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इसमें क्या फर्मेंटेट करके ये बनाया जाता है और ये मांस का सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। उसके बदले आप इसको देते, जो वैगन डाइट पे होते हैं वो इसका प्रयोग, वो मांस छोड़ देंगे तो वो इसका प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें तृप्ति मिलती है। सोया हेमानाटो, न्यूट्रीनिगेट, आपको पता है जो बड़ियाँ आती हैं, और सोया साग, और टोफू इसकी पनीर को कहते हैं जिसका नाम है। उपरोक्त सभी खाद्य पदार्थ औद्योगिक संस्थानों में वृहद स्तर पर बनाए जाते हैं, महंगे होते हैं, अतः इनका प्रचलन अभी कम है। सोयाबीन में स्टार्च की मात्रा बहुत कम, कितने प्रतिशत, 20% होती है। स्टार्च की मात्रा क्या होती है, इसमें कम होती है, इस चीज़ को याद रखना। वसा की मात्रा होती है कितने प्रतिशत, 20%, और उतनी ही मात्रा स्टार्च की कम होती है, कितने प्रतिशत, 20%।
शुष्क सोयाबीन में यह 12% भी होता है। स्टार्च गैस्टोनन और गैलेक्टस तथा डेक्स्ट्रीन के रूप में पाया जाता है। स्टार्च किस रूप में पाया जाता है? तो गेस्टोनस, गैलेक्टस और डेक्स्ट्रीन के रूप में इसमें पाया जाता है और उसकी मात्रा बहुत कम होती है। कितने परसेंट? 20%। स्टार्च की मात्रा कम होने से मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक एवं उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए कार्बोस का क्या होता है? नुकसान करता है। सोयाबीन का कैलोरी मूल्य अधिक होता है। 100 ग्राम सोयाबीन से 432 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देना कि 100 ग्राम सोयाबीन से कितने कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है? तो 432 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सोयाबीन 100 ग्राम सोयाबीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 100 ग्राम सोयाबीन से 432 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक चार्ट दिया है, आप इसे देख लेना खाली टाइम पे आराम से पूरे चार्ट को। ठीक है, जैसे साबुत दाल हो गया, चना हो गया, दाल हो गया, मूंग दाल, उड़द, मसूर, मटर, अरहर, मोट, सोयाबीन, जितनी दालें हैं सबका दिया गया। सबके कैलोरी मूल्य दिए गए। देखिए सबसे ज़्यादा कैलोरी मिल किसका है? सोयाबीन का है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है? तो देख लीजिए सोयाबीन में 43% है, चना में 17% है। साबुत चना मतलब पूरा होल चना जिसे कह सकते हैं, मतलब बिना छिला हुआ। और चने दाल में क्या है? 20% है। उसके बाद आप देख सकते हैं 25% मसर में होती है, जो लाल दाल होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कार्बोस की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में? तो चना दाल में कार्बोस की मात्रा सबसे ज़्यादा है इस चीज़ में। वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में? देख सकते हैं सोयाबीन में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा है। कैल्शियम, लोहे की मात्रा किस में सबसे ज़्यादा है? तो देखिए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा है। कैल्शियम की मात्रा किस में सबसे ज़्यादा है? तो आप देख सकते हैं सोयाबीन में सबसे ज़्यादा है। कैरोटीन की मात्रा जैसे विटामिन ए का जो प्रोविटामिन होता है कैरोटीन, उसकी मात्रा भी देखिए इसमें सबसे ज़्यादा 426, इसलिए विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन। देखिए इसमें 426 है माइक्रोग्राम। ठीक है, एमजी और माइक्रोग्राम ग्राम का ध्यान रखिएगा। थायमीन की मात्रा किस में ज़्यादा है? तो इसी में, मतलब B1 की मात्रा 0.73 इसी में सबसे ज़्यादा है। राइबोफ्लेविन की मात्रा देख सकते हैं आप, इसी में सबसे ज़्यादा है, सोयाबीन में 0.39। और नियासिन जो B3 होता है, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा मटर में होती है। आप देख सकते हैं मटर में सबसे ज़्यादा 3.4 है और सोयाबीन में कितना? 3.2 है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है मैंने आपको दिखा दिया और बता दिया। यहाँ पे ये चैप्टर देखिए ख़त्म होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे आपने देखा कि दालों का जो है कि वो जैसे आपने देखा था अनाज को, उसका एक प्रोसेस होता है, उसको तैयार करने के प्रोसेस होते हैं। वैसे दालों को भी तैयार करने की प्रोसेस होती है। तो मैं आपके नॉलेज के लिए वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप 1 मिनट थोड़ा होल्ड करिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। तेरे घर पर देख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पे ये चीज़ कैसे इसकी मिलिंग की जाती है। तो ये 2 प्रकार की मिलिंग होती है, एक ड्राई मिलिंग दिखा है, एक वेट मिलिंग लिखा हुआ है। तो एक आप देख लो, ड्राई मिलिंग में पहले थ्रेसिंग के बाद दाल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद सफाई तथा छलनी से ग्रेडिंग मतलब कूड़ा करकट साफ किया जाता है। फिर तीसरा एमरी रोलर में डालते हैं, जिससे साबुत दाल पर खरोच आ जाती है और डस्ट और चुनी मतलब निकाल, जो चुन्नी निकलती है, डस्ट धूल कहते हैं, एमरी रोलर में डालते हैं। खरोच लगी साबुत दाल में कोई भी खाने वाले तेल 1.5 से 2.5 प्रति टन के दर से मिक्स करते हैं, तभी चमक आ जाती है। आप देखते हैं ना दालों पे एक चमक होती है, उसमें पहले स्क्रेच हल्का सा डालते हैं, फिर और किससे डालते हैं? एमरी रोलर में डाल करके। फिर देख रहे हैं, फिर उसमें क्या मिक्स साबुत दाल घंटों तक ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद तेल मिक्स साबुत दाल को 5 से 10 मिनट मोटी लेयर परत में फैलाकर 2 से 4 दिनों तक धूप में सूखने हेतु डालते हैं और रात्रि में भी ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। चौथे दिन 3/5% पानी मिलाकर इसे ज़मीन पर फैला देते हैं, ऐसे ही रात्रि भर पड़ा रहने देते हैं।
फिर देखिए उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट रोलर जिसे प्रथम रोलर द्वारा मिलिंग की जाती है, जिसमें 40 से 50% साबुत दाल की भूसी अलग हो जाती है। फिर देखिए उसके बाद इस छिली तथा बिना छिली दाल को छलनों द्वारा छाना जाता है, भूसी चूनी दाल की टूटन अलग हो जाता है। फिर दाल को पानी का मोहन लगाकर धूप में सूखने हेतु डाल दिया जाता है। फिर अब उपरोक्त मटेरियल को सेकेंड रोलर में डालते हैं, जिससे अवशेष साबुत दाल में भूसी अलग हो जाती है और साबुत दाल 2 भागों में टूट जाता है। उपरोक्त क्रिया के द्वारा इसे छलनों से छना था, चूनी भूसी और टुकड़े टूटी हुई दाल अलग हो जाती है, प्रथम ग्रेड की दाल हमको प्राप्त हो जाती है। ये दाल का जैसे एक प्रोसेस है तैयार करने का, जैसे अनाज का आपको पीछे दिखा था, यूथ में एक क्वेश्चन था, तो अगर मान लो दाल का पूछ दे तो आपके नॉलेज में होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। चलिए तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर।